It took me almost 3 months to get my APS certificate. I applied in the month of March and मुझे APS का certificate मिला था जून में जाके and they actually check your DigiLocker certificates. तो अगर आपके पास DigiLocker का certificates है तो और अगर आपका documents पूरा complete नहीं है so ये मेरा APS का certificate है. Hi, my name is Shushrita and I'm an Indian student studying here in Germany. And in this video, I'm going to share with you my experience with the APS verification process. What all steps I followed, when did I apply and submit my documents, and when I finally got my APS certificate. So if you're someone who is willing to come to Germany to study bachelor's or master's, then this video is right for you. I'll also be sharing a few tips which helped me get a response from the APS verification officers to get my documents verified right within the time. APSindia.de के वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और जैसे ही आपने वहाँ पे रजिस्टर किया और अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर फिर आपको अपना जो पर्सनल डिटेल्स है और जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो सब कुछ फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स में आपका आधार कार्ड का नंबर और फिर आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल डिटेल्स जो होता है उसमें क्लास 10 और 12 का बोर्ड का जो प्रीवियस एजुकेशन है जो आपने इंडिया से किया है जिसको आप वेरीफाई करवाना चाहते हो वो सब कुछ आपको वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल डिटेल्स में आपको फिलअप करना पड़ेगा। जब आप एजुकेशनल डिटेल्स ऐड कर रहे हो वहाँ पे वो लोग आपसे के प्रोफेसर्स का ईमेल एड्रेस पूछेंगे जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो उन सब प्रोफेसर्स का ईमेल एड्रेस अपने एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका आप दे सकते हो उनका ईमेल एड्रेस। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस वहाँ पे दे रहे हो, मतलब जिस भी प्रोफेसर का आप ईमेल एड्रेस वहाँ पे यूज कर रहे हो, पॉजिटिवली उस प्रोफेसर से जाके आप बात कर लो एक बार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एपीएस की तरफ से उस प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस पे कोई ईमेल गया लेकिन उस प्रोफेसर ने आपके लिए कोई रिकमेंडेशन या फिर कुछ नहीं लिखा, देन एपीएस का जो सर्टिफिकेट है वो मिलने में आपको डिले हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि बिफोर यू राइट एनी प्रोफेसर्स नेम ओवर देयर, यू जस्ट गो टू योर ओन कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड हैव अ टॉक विद देम। तो उनसे बोलो कि मेरा ऐसा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है जहाँ पे एक प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस हमें देना होता है, जिस प्रोफेसर के पास एक ईमेल जाता है जहाँ पे एपीएस की तरफ से वो लोग ये वेरीफाई करते हैं पूछ के कि ये जो एप्लीकेंट है ये आपका स्टूडेंट था। तो ये आप बात जाके एक बार अपने प्रोफेसर को बता दो, जाके आपके प्रोफेसर ये अवेयर रहे कि उनका ईमेल एड्रेस आपने सबमिट किया है और उनके पास एक ऑफिशियल वेरिफिकेशन ईमेल जाने वाला है एपीएस की तरफ से। अदरवाइज वो प्रोफेसर शायद इतना बिजी होते कि वो लोग शायद ये ईमेल इग्नोर कर दे एंड देन इसमें लॉस आपका ही होगा, क्योंकि आपका जो एपीएस का वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो डिले होता जाएगा। और जब तक वो प्रोफेसर एक रिटन वेरिफिकेशन नहीं देते हैं उनके तरफ से, उनकी ईमेल एड्रेस से वो रिप्लाई जब तक नहीं करते एपीएस के ईमेल का, तब तक आपका एपीएस का सर्टिफिकेट नहीं आने वाला है। तो यही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप है कि आप जाके एक प्रोफेसर से बात कर लो, उनको बता दो, कन्विंस करो कि आपका ईमेल मैं देने वाला हूँ, तो आप पॉजिटिवली प्लीज उसमें एक रिप्लाई कर देना कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट था। ऐसा करके यू जस्ट हैव अ टॉक विद योर प्रोफेसर। इससे करने से क्या होता है, जैसे ही एपीएस की तरफ से आपकी प्रोफेसर के पास ईमेल जाएगा, सो अगर वो प्रोफेसर जल्दी से जल्दी उस ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं तो आपका वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट है वो इजीली वेरीफाइड हो जाता है। ओके, अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट लिया हुआ है जैसे कि टोफल हो सकता है या फिर आइल्स हो सकता है, जैसे कि मेरे पास टोफल का भी सर्टिफिकेट था, तो वो भी आप एपीएस द्वारा वेरीफाई करवा सकते हो। जहाँ पे आपने अपना एजुकेशनल डिटेल्स डाला है उसके नीचे ही रहता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट, तो मैंने वहाँ पे वो टोफल का सर्टिफिकेट का डिटेल्स मैंने डाल दिया था एंड आई गॉट दैट वेरीफाइड ऑल्सो। लेकिन ये लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है दिस इज टोटली ऑप्शनल, यू मे और मे नॉट वांट टू वेरीफाई इट, इट्स अप टू यू, बट एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है दैट इज मैंडेटरी। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपका 12 वाला इम्पोर्टेंट है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स के पहले जो भी आपने पढ़ाई किया है 10, 12, बैचलर्स, ये पूरा तीनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए वहां पे फिलअप करना।
सो इसके बाद आता है जब आपने आपका पूरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सब कुछ डिटेल्स आपने वहाँ पे फिल कर दिया, नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है पेमेंट का। सो इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप ऑनलाइन ही पे करो, वहाँ पे ऑप्शंस होता है ऑनलाइन पे करने का, आप यूपीआई से पे कर सकते हो या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट किया था यूपीआई से। और टोटल फीस जो लगता है ये पूरा एपीएस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो है 18,000 रुपीज। तो वो करने के बाद ऑथराइजेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑथराइजेशन लेटर ऐसा दिखेगा एंड दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेंट फॉर्म जहाँ पे आपको साइन करना है। तो पहले आप इस फॉर्म को डाउनलोड करो, फिर इस फॉर्म को प्रिंट आउट लो, तो उसको फिल करके फिर आप वहाँ पे एक साइन करो, सिग्नेचर करो। इसको आपको सबमिट करना होगा एपीएस के जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो इनका ऑफिस है वहाँ पे आपको ये कुरियर करके भेजना होगा। अब जब ये कुरियर करके आप भेजोगे उनमें और भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ भेजना है। अब आप कौन से डॉक्यूमेंट उसमें भेजोगे उसका चेकलिस्ट स्क्रीन में मैं दे देती हूँ। सो ये जो चेकलिस्ट है इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है न्यू दिल्ली में इनके एपीएस के सेंटर के वहां पे। तो जिस एड्रेस पे आप इसको कुरियर करोगे वो एड्रेस मैं यहाँ पे स्क्रीन में दे देती हूँ। तो इसी एड्रेस पे आपको कुरियर करना पड़ेगा आपका सारा जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उनका फोटो कॉपीज, क्लास 10 12 का बोर्ड्स का जो भी एडमिट कार्ड्स होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जो होता है, फिर आपका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट हर एक बोर्ड्स का, लाइक क्लास 10 एंड देन क्लास 12, और फिर आपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया है वहाँ का हर एक सेमेस्टर का जो मार्कशीट होता है, ग्रेड कार्ड होता है वो, एंड फाइनली द डिग्री सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सारा चीज जो भी है इसका आप कलर्ड जेरोक्स ले सकते हो या फिर आप इसका प्रिंट आउट्स भी करा सकते हो। तो वो फोटो कॉपीज को एक साथ इकट्ठे करके उसके साथ वो जो ऑथराइजेशन लेटर अभी साइन किया है, जो जिस कंसेंट फॉर्म में आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके साइन किया है, so along with that authorization letter send all this together as a courier to the official address of the APS India ऑफिस। एक और सजेशन है कि आप हमेशा बोथ साइड का फोटोकॉपीज लो, सिर्फ फ्रंट नहीं, आप बैक साइड का भी एक मतलब जेरोक्स फोटोकॉपी करो, आप बोथ साइड्स बेसिकली करो। जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे वेबसाइट में जहाँ पे आपने अपना एजुकेशनल डिटेल्स ऐड किया, वहां पे अगर आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पोर्टल है जहाँ पे लॉग इन करके आपको आपका सेमेस्टर्स का ग्रेड कार्ड्स, मार्कशीट्स, वो सब कुछ डिटेल्स अगर वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई पोर्टल का एक्सेस है जहाँ पे आपका एक यूनिक आईडी है, स्टूडेंट आईडी, तो आप वो भी उस एजुकेशनल डिटेल्स के फॉर्म के वहां पे आप एंटर कर सकते हो जब उसको आप फिलअप कर रहे हो ऑनलाइन। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैं जो कॉलेज में पढ़ती थी तो वहां पे ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था जहाँ पे कॉमन लाइक हर एक स्टूडेंट का एक अकाउंट क्रिएटेड होता है, वहां पे स्टूडेंट्स का सारा डिटेल्स रहता है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था मेरे कॉलेज में। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज दैट आप ये जो चीज है ये आप एक लेटर में लिख सकते हो, और ये लेटर भी आप उस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कुरियर कर रहे हो उसके साथ ये लेटर अटैच कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक और भी प्रॉब्लम हो गया था, प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस वो मांगते हैं, तो दैट ईमेल एड्रेस शुड बी ऑफ ऑफिशियल डोमेन। जैसे कि अगर आप सपोज TU म्यूनिक में पढ़ रहे हो तो उसका एक ऑफिशियल डोमेन होता है, फॉर एग्जाम्पल @TUM.DE, ऐसा करके कुछ ऑफिशियल डोमेन होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। लेकिन मैं जिस कॉलेज से मेरा अपना ग्रेजुएशन मैंने किया था उस कॉलेज का अनफॉर्चुनेटली कोई ऑफिशियल डोमेन नहीं था। वहां पे जो भी एम्प्लॉयज काम करते थे, चाहे वो प्रोफेसर हो या फिर वहां का डीन हो, उन सबके पास जीमेल अकाउंट ही था, मतलब जीमेल का ही ईमेल एड्रेस था। इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जब भी मैं वहां पे ऑनलाइन में फिल कर रही थी प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस, तो दे आस्क, वहां पे लिखा ही होता है क्लियरली कि जो भी प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस आप दे रहे हो दैट ईमेल शुड बी फ्रॉम एन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, इट शुड नॉट हैव @gmail.com। तो जीमेल का ईमेल एड्रेस नहीं डालना है, वहां पे आपको एक प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस डालना है आपके यूनिवर्सिटी का जिनके पास ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। अब क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा, मैं जहाँ पे पढ़ती थी पहले, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया था, वहां पे
पूरे यूनिवर्सिटी में किसी के पास भी कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं था सिवाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गया था और इसी की वजह से मुझे एपीएस की तरफ से 2 बार एक ईमेल भी आया था और एक बार कॉल पे भी उन लोगों ने मुझे ये बोला था कि आपका जो प्रोफेसर है उनके पास ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट @gmail.com एज एन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, सो यू हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज नहीं तो मेरा जो एपीएस का सर्टिफिकेट था वो मुझे नहीं मिलने वाला था। मैंने एपीएस को भी शेयर किया था, उस लेटर में मैंने जो बोला जो भी आपका इश्यूज है अगर वो वैलिड है देन एपीएस विल कंसिडर ऑल योर इश्यूज, लेकिन आपके पास उस इशू को प्रूफ करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उसको आपको रिक्वेस्ट करना है और आपको वो हर वो चीज सिस्टमैटिक वे से करना है एंड यू हैव टू शो देम दैट व्हाई इट इज वैलिड एंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू गिव देम सम डॉक्यूमेंट्स इफ इट इज नीडेड। जैसे कि वहां पे किसी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस का जरूरत था लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल, मेरे प्रोफेसर का कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं था, तो मैंने उस लेटर में इटसेल्फ मैंने लिखा था कि माय एंटायर यूनिवर्सिटी, द एंटायर all the staffs of my university uses Gmail ओनली एज देयर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। और वहां पे मैंने वो सारे प्रोफेसर्स का जो वेबसाइट का जो लिंक होता है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स का सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलता है लाइक डायरेक्टरी, तो वो वेबसाइट का भी लिंक मैंने वहां पे उस लेटर में लिखा था कि दिस इज द लिंक ऑफ द वेबसाइट, आप खुद जाके वहां पे वेरीफाई कर सकते हो कि हर एक एम्प्लॉय जो है मेरे यूनिवर्सिटी का सब जीमेल ही यूज करते हैं ऑफिशियली एक्सेप्ट द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जिनके पास एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। सो ये ही है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास अभी के लिए किसी के पास कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है जाकि मैं आपको सबमिट करूँ। सो ये सब कुछ मैंने उस लेटर में लिखा था, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपके सिचुएशन में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है जो आपके लिए थोड़ा अलग है बाकी लोगों के साथ और आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नहीं मिल रहा चेकलिस्ट के साथ, तो आप वो सारा चीज इस लेटर में अलग से लिख सकते हो, like in one single letter write all these challenges that you are facing and also try to write the documents that you are attaching। ऐसा नहीं कि पूरा लेटर में सिर्फ अपना प्रॉब्लम ही लिख के जा रहे हो, उस लेटर को पढ़ के उनके पास क्या मिलेगा, उनको वो पढ़ के एपीएस की तरफ से उनको क्या मिलेगा वो भी लिखो उसमें कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है आपके एप्लीकेशन फाइल के अंदर, मतलब उस कुरियर के अंदर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया है वो लिस्ट करो और फिर बाद में ये लिस्ट करो कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर कुछ नहीं रहता है तो वो क्या नहीं है जो आप नहीं दे पा रहे हो और उसका कारण भी लिखो कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हो। जैसे मेरे लिए मैंने वो क्लियरली मेंशन किया था कि जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस का जो जीमेल डोमेन है वो मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोफेसर के पास किसी के पास नहीं है, तो मैंने वो वैसा करके वहां पे लिखा। तो इसीलिए जब मैंने ये पूरा चीज डिटेल में उनको बताया तो एपीएस के तरफ से मुझे जो नेक्स्ट कॉल आया था, सेकंड कॉल फोन पे, तो मैं जिस नंबर से मुझे कॉल आया था वो नंबर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे देती हूँ और इस नंबर को आप पॉजिटिवली फोन पे सेव कर लो क्योंकि ये ऐसे ही सिमिलर किसी नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं और अगर हो सकता है पॉसिबल है तो ट्रू कॉलर आपके फोन में इंस्टॉल कर लो, हर एक अननोन नंबर के लिए वो जनरेट करता रहेगा कि किसने कॉल किया और ये ऐसा फोन नंबर है कि आप अगर इसको डायल बैक करोगे तो उनके पास कॉल नहीं जाने वाला, तो आपको जो कॉल आने वाला है वो कॉल उठाना है एक बार में, ये क्योंकि ये वन वे काइंड ऑफ अ कॉल सिस्टम है उनका, उनके तरफ से ही आपको कॉल आने वाला है और आपको उसी कॉल को उठा के फिर बात करना है। सो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपने एक उनका कॉल अगर आपने मिस आउट कर दिया तो ऐसा होता है कि एक बार कॉल, वो लोग जब एक बार कॉल करते हैं और आपका अगर कॉल मिस आउट हो जाता है, आप शायद किसी काम में थे और आपने नहीं देखा उनका कॉल, आपने नहीं उठाया, तो शायद इट विल टेक 1 more month फॉर देम टू कॉल यू बैक क्योंकि वो लोग एक एक फाइल पकड़ते हैं, उसका कोशिश करते हैं उसका वेरिफिकेशन करने का और वहां पे कहीं पे अगर वो स्टॉप हो जाता है तो फिर उस फाइल को छोड़ देते हैं, अगला वाला एप्लीकेंट को देखते हैं एंड इन दिस वे दे लाइक कीप ऑन रीशफलिंग बिटवीन ऑल द एप्लीकेंट्स और इतना लोग अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने एक बार कॉल मिस कर दिया तो शायद आपको नेक्स्ट कॉल मिलते मिलते आपको और भी डिले हो सकता है। जब मुझे एपीएस की तरफ से मुझे कॉल आया था तो मैंने उस कॉल में जो लेडी मेरे जो वेरिफिकेशन ऑफिसर था वो एक लेडी था, तो उनको मैंने वहां पे फोन पे भी ये बोला कि मैंने एक लेटर लिखा है, आप लेटर में भी पढ़ो और यही सिचुएशन है कि मेरा जो प्रोफेसर है उस ग्रेजुएशन जहां से मैंने किया था कॉलेज पे, वहां पे किसी के पास कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, मेरे प्रोफेसर के पास भी ऑब्वियसली
ऑब्वियसली नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास है। अगर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा इंसान होता है, उनको मैं अगर खुद से ईमेल करूं तो वो मेरा एज अ स्टूडेंट मेरा ईमेल कभी नहीं देखेंगे। तो ये अच्छा होगा कि आप एपीएस की तरफ से आप खुद से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ईमेल करो। तो इसके अलावा मेरे पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं अभी के लिए आपको देने के लिए। तो फिर मुझे वो लेडी ऑफिसर ने ये सजेस्ट किया कि मैं अपने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करूं कि एक यूनिवर्सिटी लेटर हेड जो होता है उस वाले पेज में मेरे प्रोफेसर अगर लिख के दे कि शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, शी स्टडीड इन दिस डिपार्टमेंट फ्रॉम सो एंड सो ईयर, देन एपीएस मेरा वो जो अनऑफिशियल ईमेल एड्रेस है मेरे प्रोफेसर का gmail.com वाला वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि अगर वो जो रिकमेंडेशन वो दे रहा है मेरा प्रोफेसर वो एक लेटर हेड, यूनिवर्सिटी का जो सील वाला लेटर हेड होता है उसमें आ रहा है। तो यही चीज मुझे उस लेडी ऑफिसर ने, वेरिफिकेशन ऑफिसर ने मुझे फोन पे बताया। फिर अपने यूनिवर्सिटी से मैंने बात किया, मेरे जो प्रोफेसर थे उनके साथ बाय गॉड्स ग्रेस मेरे प्रोफेसर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मतलब जब मैं पढ़ती थी तो वहां पे मैं टॉपर थी, तो इसकी वजह से उनके साथ मेरा अभी भी बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेसर। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है सो ट्राई टू कीप इन टच विथ योर प्रोफेसर्स, विथ योर टीचर्स, सो दैट बाद में अगर आपको ऐसा कुछ जरूरत पड़े सो यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। सो वहाँ पे ये चीज मेरे लिए बहुत हेल्प कर गई, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर को रीच आउट किया, मैंने उनको मेल किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास, क्योंकि हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में कोई किसी के पास ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है और आपका ईमेल एड्रेस भी gmail.com से ही आता है, तो इससे मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सो मुझे एपीएस की तरफ से ये सजेशन दिया हुआ है कि अगर आप एक लेटर हेड में यूनिवर्सिटी का जो सील होता है, ऑफिशियल सील वाला जो एक लेटर होता है, तो उसमें अगर आप लिख के दोगे कि आई वॉज अ स्टूडेंट अंडर यू इन योर डिपार्टमेंट, देन वो लोग आपका जो ये अनऑफिशियल ईमेल एड्रेस है gmail.com इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये करने के बाद, और मेरे प्रोफेसर ने ये किया, टाइम लेके उन्होंने ये काम किया, करके उन्होंने सबमिट किया वहां से, और उसी के बस 2 दिन के अंदर, ट्रस्ट मी, जो चीज मेरा 3 महीने, मतलब इतना टाइम जो नहीं हो रहा था, तो वो बस 2 दिन के अंदर मेरे पास ईमेल आया एपीएस के तरफ से। उस ईमेल का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं वो वाला ईमेल देती हूँ जब मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, जब मैंने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया 22nd of March, and I got my APS certificate on 17th of June। एक और चीज, अगर आपके पास डिजी लॉकर का एक्सेस है, मतलब डिजी लॉकर में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर क्लास 10 या 12 का सर्टिफिकेट्स हो, अगर आपके पास डिजी लॉकर में ये सारा डॉक्यूमेंट्स फेचेबल है, देन आपके पास एडवांटेज है और आपको शायद एपीएस का सर्टिफिकेट विद इन 4 वीक्स, मतलब 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है। अब ये चीज मुझे बहुत बाद में जाके पता चला, क्योंकि डिजीलॉकर में 2010 से सब कुछ अवेलेबल होता है, तो मुझे लगा था कि मेरा जो है, मैंने 2012 में मैंने अपना क्लास 10 एग्जाम दिया आईसीएससी बोर्ड्स, फिर मैंने 2014 में मैंने दिया था मेरा क्लास 12 आईएससी बोर्ड्स का एग्जाम। तो मुझे लगा था क्योंकि डिजी लॉकर में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2010, तो आई एम वेल कवर्ड अंडर इट, क्योंकि मेरा 2012 में था, मैंने 2012 में क्लास 10 दिया था, तो ऑब्वियसली मेरे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपना डिजी लॉकर का एक्सेस भी वहां पे एपीएस के साथ शेयर किया था, और इसी का भी आप ये चीज भी उस लेटर में यू कैन राइट, दिस इज माय डिजी लॉकर यूजर नेम, दिस इज द पासवर्ड फॉर माय डिजी लॉकर। जनरली डिजी लॉकर आधार से लिंक होता है, तो आधार का अगर आपके पास नंबर आप उसको ऑलरेडी दे रहे हो एपीएस में, सो दे कैन इजीली एक्सेस योर डिजी लॉकर। और अगर आप उसका पासवर्ड भी शेयर कर देते तो उनके लिए और भी इजी होता है डिजी लॉकर देखने में, एंड दे एक्चुअली चेक योर डिजी लॉकर सर्टिफिकेट्स। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट्स है तो आपको टेंशन लेने का ही जरूरत नहीं, आपका बहुत प्रोसेस स्मूथ होने वाला है। अगर आपका जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ये सब कुछ डिजी लॉकर में अवेलेबल है, तो अगर आप 2010 के बाद से आपने दिया है एग्जाम्स, तो ये सब कुछ आपके पास डिजी लॉकर में अवेलेबल होना चाहिए। डिजी लॉकर में जनरली 2 अलग से
फिलअप करना पड़ता है 2 इन्फॉर्मेशन, जो कि है एक इंडेक्स नंबर और एक यूनिक आईडी। लेकिन जो लोग 2012 में क्लास 10 आईसीएससी एग्जाम दिए हैं, उनके मार्कशीट पे अगर आप देखोगे तो उनके वहां पे सिर्फ इंडेक्स नंबर ही है, यूनिक आईडी नहीं है। और अगेन ये 2014 में जो लोग ने क्लास 12 आईएससी एग्जाम दिया है, सो उनके जो मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट है वहां पे अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ यूनिक आईडी है, इंडेक्स नंबर नहीं है। लेकिन ये दोनों इंडेक्स नंबर एंड यूनिक आईडी, ये दोनों ही आपको फिल करना पड़ेगा जब आप डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट को फेच करने वाले हो। सो जैसे कि मैंने बोला 2012 और 2014 में जो लोग ने आईसीएससी एंड आईएससी एग्जाम्स दिए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स में वो आइदर इंडेक्स नंबर है और यूनिक आईडी नहीं है, या तो फिर यूनिक आईडी है और इंडेक्स नंबर नहीं है। ऐसा एक मिसमैच है जिसके वजह से हम लोग वो फिलअप नहीं कर पाते हैं डिजिलॉकर में, और उसी की वजह से डिजिलॉकर से हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हम फेच नहीं कर पाते हैं। तो इसी में मैंने ये जो थ्रेड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, और इसी जो स्क्रीनशॉट अभी आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे किसी ने एक ट्रिक बोला था कि यूनिक आईडी में 7 जीरोस यूज करने के लिए, और वैसा करके मुझे अपना क्लास 12 का जो मेरा मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट था वो मुझे डिजिलॉकर से मिल गया जस्ट बाय यूजिंग दिस ट्रिक। जिन लोगों के पास यूनिक आईडी नहीं दिखा रहा है, सो वो ये एक बार ट्राई करके देख सकते हो, वो आपके लिए शायद काम कर जाए। और यही एक और वो रीजन है जिसकी वजह से मेरा जो एपीएस का प्रोसेस था वो इतना लंबा चला, 3 मंथ्स तक। सर्टिफिकेट जो मैंने फेच किया था डिजिलॉकर से, ये मैंने अटैच करके एक मेल भी किया था और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आई वाज नॉट एबल टू फेच माय सर्टिफिकेट, इट इज नॉट अवेलेबल इन डिजिलॉकर, हाउएवर आफ्टर ट्राइंग अ लॉट आई कुड ओनली फाइंड माय क्लास 12 सर्टिफिकेट, बट आई एम नॉट एबल टू फेच क्लास 10 सर्टिफिकेट येट बिकॉज ऑफ दैट मिसमैच इशू। आई थिंक यही मेल करने के बाद, और जब मेरा वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिन्होंने लेटर हेड में वो लेटर लिख के सबमिट किया उनके तरफ से, तो ये 2 चीज जैसे ही मेरा हो गया था, उसी के बाद मुझे मेरा एपीएस का सर्टिफिकेट ईमेल पे आ गया था। दिस इज हाउ द एपीएस सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। सो ये मेरा एपीएस का सर्टिफिकेट है, और ऐसा ही आपके पास एक ईमेल आएगा जिसको आप जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप इसको प्रिंट भी करके रख सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली द मेन सर्टिफिकेट दैट इज बीइंग वैलिड एंड एक्सेप्टेड इन जर्मनी फॉर गेटिंग एन एडमिशन एंड ऑल्सो फॉर गेटिंग द वीजा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपका सर्टिफिकेट्स मतलब डिग्री सर्टिफिकेट्स जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है उसमें कहीं पे आपका नाम अलग है आपके पासपोर्ट के नाम से, सो आपको इसके लिए एक एफिडेविट भी करके उसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आप जब सबमिट कर रहे हो, कुरियर कर रहे हो, तो वहां पे वो एफिडेविट का भी एक फोटोकॉपी आप दे दो, क्योंकि अगर आपका दोनों का नाम अलग है तो वेरिफिकेशन में ये फिर से कॉम्प्लेक्सिटी लाने वाला है। तो और यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप सर्टिफिकेट आपके पास आए, जैसे कि आपका जो फाइनल एपीएस का सर्टिफिकेट है, सबसे पहले एक बार आप चेक कर लेना कि आपका जो नाम का स्पेलिंग है उसमें वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड दैट नेम रिफ्लेक्ट्स द सेम नेम दैट यू हैव इन योर पासपोर्ट। नहीं तो ये फिर से वीजा में जब आप जाओगे अपॉइंटमेंट में, वहां पे ये फिर से एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो एक और सजेशन, अगर आपका ऐसा है कि आपकी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर मिल गया है एडमिशन का और फिर आपने ये एपीएस का प्रोसेस स्टार्ट किया और ये एपीएस के प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है, देखो आप अपने जो यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी जहां से आपको एडमिशन ऑफर मिला, उनके स्टूडेंट असिस्टेंट जो टीम होता है, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट टीम या फिर इंटरनेशनल सपोर्ट, ऐसा कोई टीम तो होगा जहां से आपको ईमेल्स आते हैं, आप उनको ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर उनके तरफ से एपीएस को एक ईमेल वो लोग सेंड करे, जैसा मेरे केस में हुआ था, क्योंकि मेरा इतना लंबा प्रोसेस लग रहा था, टाइम डिले हो रहा था और मुझे बीच में एपीएस से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है, क्या उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया या फिर नहीं, क्योंकि तभी तक मुझे कोई ईमेल या फिर कॉल नहीं आया था। जब मुझे एक बार कॉल और ईमेल्स आना स्टार्ट हुआ एपीएस के तरफ से, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट सेफली वहां पे पहुंच गया एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग, दे आर लुकिंग इनटू माय डॉक्यूमेंट। सो फिर तो ठीक है, वो वेट किया जा सकता है, बट जब तक मुझे कोई अपडेट वहां से नहीं आ रहा था, क्योंकि एपीएस के वहां पे ईमेल करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इट्स जस्ट वेरी जेनेरिक एंड दे ऑलवेज आस्क नॉट टू ईमेल। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एपीएस को बार बार छोटी छोटी चीजें और ऐसे अपडेट्स के लिए
ईमेल मत किया करो। इससे क्या होता है, वो लोग और भी इरिटेटेड हो जाते हैं और शायद आपका जो एप्लीकेशन फाइल है वो उसको पीछे कर दे। एंड तो इससे अच्छा है कि आप उनको डिस्टर्ब ना करो। ईमेल अगर आपको करना ही है तो आप उनको कुछ इंफॉर्मेटिव ईमेल कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है या फिर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुआ है, तो वो आप इंफॉर्मेशन उनके साथ ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने उनको कोई जेनरिक ईमेल करके ऐसे बार बार नहीं पूछा, जबकि मेरा इतना लंबा टाइम लग रहा था, मैं टेंशन कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको वैसा कोई जेनरिक ईमेल करके नहीं पूछा। मैंने बस जब मेरा कुछ स्टेटस चेंज होता था, जैसे कि मुझे पता था कि मेरे प्रोफेसर ने कब वो लेटर हेड वाला ईमेल उनको किया, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर के साथ आई वॉज इन कंटैक्ट विथ हिम, क्योंकि मुझे मेरे प्रोफेसर से वहाँ से पता चल गया था कि उन्होंने ईमेल कर दिया है। तो जैसे ही मुझे वो चीज़ पता चला तो मैंने एक ईमेल मेरे वेरिफिकेशन ऑफिसर को लिखा, जहाँ पे मैंने ये स्टेट किया कि आई होप यू हैव रिसीव्ड द लेटर हेड ईमेल फ्रॉम माय प्रोफेसर। तो ऐसा करके मैंने वो एक अपडेट, स्टेटस अपडेट वाला ईमेल वहाँ पे किया था, नॉट अ जेनरिक ईमेल प्लीज टेल मी व्हाट इज द अपडेट ऑफ माय वेरिफिकेशन प्रोसेस, ऐसा नहीं। तो आप ऐसा जेनरिक ईमेल ना करो। कोई इन्फॉर्मेटिव, अगर आपके एंड से कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रहा है तो वो आप उनको ईमेल कर सकते हो। इससे क्या होता है, वो वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास एक और हाईलाइट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इसका कुछ अपडेट हुआ, सो लेट्स टेक अ लुक एट देयर डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन। और नहीं तो अगर आप बार बार जेनरिक ईमेल करोगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपको शायद बहुत ही बाद में, मतलब आपका फाइल पूरा ही साइड में कर देंगे। सो इट्स बेटर यू सेंड सम इंफॉर्मेटिव अपडेट्स रादर देन पुटिंग सम जेनरिक ईमेल्स। एक और एडिशनल टिप जो आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो मेरे उस जर्मन यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया था, वहाँ का जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट टीम होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट टीम, वहाँ के एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने ईमेल किया था रिक्वेस्टिंग कि माय एपीएस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट विल बी हेल्पफुल कि अगर आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक ईमेल या फिर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर आप भेज पाओ एपीएस को, सो इन दैट केस एपीएस माइट टेक इट मोर सीरियसली और माइट प्रोसेस माई डॉक्यूमेंट्स अ लिटिल मोर फास्टर देन इट वुड जनरली डू। सो मैंने ये मेरे उस यूनिवर्सिटी के एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, एक एम्प्लॉय को मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ माय यूनिवर्सिटी, माय जर्मन यूनिवर्सिटी जहाँ पे मुझे एडमिशन मिला, तो उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ से उन्होंने एक छोटा सा लेटर लिख के और एक छोटा ईमेल करके, मेरा ईमेल सीसी में रख के, उन्होंने उस वेरिफिकेशन ऑफिसर का ईमेल पे उन्होंने एक ईमेल किया। अब ये थोड़ा चीज़ें थोड़ा बेटर कर सकता है, क्योंकि मैं एज अ कैंडिडेट और मैं एज अ एप्लीकेंट जितना मेल करूँगी उससे अच्छा है कि क्योंकि एपीएस इंडिया जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ मेनली जर्मन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं जाकि हम जर्मनी में जाके पढ़ सके। सो दे ट्रस्ट द जर्मन एजेंसीज मोर रादर देन ट्रस्टिंग अस एज एन एप्लीकेंट कि हमें वेरिफिकेशन चाहिए, तो दे वोंट ट्रस्ट अस मोर, तो दे विल बी ट्रस्टिंग द जर्मन एजेंसीज और जर्मन पीपल्स मोर। सो क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी जर्मन यूनिवर्सिटी था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जर्मन जो वेबसाइट है, ईमेल का जो डोमेन है, आप अपने ऑफिशियल डोमेन से इनको एक ईमेल अगर कर पाओगे तो इट माइट फास्टन अप द प्रोसेस। एंड आई थिंक ये सारा 2-3 चीज़ जो मैंने कोशिश किया, ट्राई किया करने का ड्यूरिंग दैट 3 months, so I think it might have helped. You can definitely try out and see for yourself. And there are 2 more updates जो मैं पहले बताना भूल गई थी। नंबर 1 है, अगर आपका यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में नहीं है एनाबीन वेबसाइट पे, फिर एपीएस अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ही होने वाला है एपीएस वेरिफिकेशन में। सो आपको एपीएस का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार एनाबीन वेबसाइट में जाके, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनाबीन वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके आपको अपना यूनिवर्सिटी जहाँ से अपने इंडिया में ग्रेजुएशन किया है, सो उस यूनिवर्सिटी का डिटेल्स, मतलब नाम यहाँ पे डाल के सर्च करके देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में है कि नहीं। अगर आपका यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में है तभी सिर्फ आप जर्मनी आके पढ़ सकते हो हायर एजुकेशन के लिए, लाइक मास्टर्स, इसके लिए।
नहीं तो आप मतलब APS अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि H+ कैटेगरी को छोड़ के अगर आपका यूनिवर्सिटी H+- या फिर कोई और कैटेगरी दिखा रहा है, देन द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम सच यूनिवर्सिटीज आर नॉट एलिजिबल टू कम हियर एंड परस्यू हायर एजुकेशन लाइक मास्टर्स। सो ये आप पहले चेक कर लेना बिफोर स्टार्टिंग द APS एप्लीकेशन प्रोसेस और APS का फीस भरने से पहले। और दूसरी चीज़ जो है, रिसेंटली एक अपडेट आया है APS की तरफ से कि 2026-2027 से जो लोग आना चाहते हैं जर्मनी, उनके लिए इंडिया में जो बोर्ड्स का रिजल्ट है वो ओवरऑल 70% रहना मैंडेटरी है, मिनिमम ऑफ 70% ओवरऑल इन क्लास 12 बोर्ड्स रिजल्ट। अगर ये नहीं आता है तो फिर APS करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि APS में आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से रिजेक्ट होने वाला है और आप जर्मनी में आके हायर एजुकेशन या फिर हायर स्टडीज़ नहीं कर सकते हो। सो मिनिमम ऑफ 70% इन क्लास 12 रिजल्ट ओवरऑल आपको रखना ही है। और ये अपडेट रिसेंटली आया है, इस साल से जो लोग आने वाले हो फ्यूचर में पढ़ने के लिए, उन सभी के लिए ये लागू होता है। So I hope after you make the application process for APS, you take care of all these points and implement them so that you get your APS certificate as fast as possible. If you find this video helpful, then please subscribe to my channel and also share this video to your friends or anyone you know who is making applications for Germany and is applying for an APS. So please share this video with them. Also let me know in the comments your questions or queries. I will be happy to answer them. See you in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.